नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के अंतर्गत फ्रांसीसी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मध्यकालीन विश्व इतिहास और समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फ्रांस का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जर्मनी, स्पेन, इटली के मध्य स्थित फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस 5,43,965 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला हुआ है। लगभग 6 करोड़ की जनसंख्या से शासित ये देश, जिसकी भाषा फ्रेंच है, लगभग इस देश में साक्षरता का प्रतिशत 99% है और ईसाई धर्म की प्रमुखता वाला देश है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है और फ्रांस प्राचीन काल से ही रोमन सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज भी फ्रांस के कानूनों में और उसकी जीवन शैली में रोमन संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। सदियों तक राजशाही का शासन व्यवस्था होने के कारण यह अस्थिर भी रहा है, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार करने में रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, सॉरेल जैसे विद्वानों की प्रेरणा अधिक रही। पुनर्जागरण का दौर भी रहा। राजनीतिक रूप से नव प्रयोगों की प्रयोगशाला और दार्शनिक भूमि के रूप में ये देश विख्यात रहा। यहाँ 1789 की महान जो क्रांति हुई, उसके बाद राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ और सर्वप्रथम 1791 में एक लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसको सीमित राजतंत्र और निर्वाचित संसद की व्यवस्था की गई। वर्तमान का जो संविधान है वो पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इससे पहले 4 बार वो और गणतंत्र के संविधान का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम 1793 में जोकोविंस द्वारा नया संविधान बनाया गया, जिसमें प्रथम बार गणतंत्र की व्यवस्था की गई। उसके पश्चात 1799 में, 1875 में और चौथी बार 1946 में और अंतिम बार जो वर्तमान जो संविधान है वो 4 अक्टूबर 1958 में पंचम गणराज्य का संविधान जिसको कहते हैं हम, वह लागू हुआ, जो वर्तमान तक संचालित है। अब हम फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्तवार समझ लेते हैं। फ्रांस के संविधान के जो वर्तमान संविधान है उसका निर्माण जनरल डी गॉल द्वारा किया गया और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान। सामान्यतः संविधान का निर्माण एक लोकप्रिय संविधान सभा अथवा आयोग द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्वाचित अनुभवी राजनेता और विधिवेत्ता जनप्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। फ्रांस के संविधान का निर्माण जनरल डी गॉल और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा 39 जो सदस्य परामर्शदात्री सभा है उसके द्वारा किया गया। इसलिए इस संविधान को निर्मित संविधान तो कहा जाता है, लेकिन बिना संविधान सभा का कहा जाता है, क्योंकि इन संविधान सभा के सदस्यों का जनता से सीधा चुनाव नहीं हुआ, निर्वाचन नहीं हुआ। इसलिए इस संविधान को हम बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान कहते हैं। साथ ही साथ चूँकि इसका जो निर्माण किया वो जनरल डी गॉल द्वारा किया गया था, इसलिए डी गॉल का संविधान भी इसको कहते हैं। दूसरी विशेषता है लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। फ्रांस का संविधान एक लिखित और संक्षिप्त संविधान है, जिसमें 15 अध्याय तथा 95 अनुच्छेद हैं। यह संविधान 1946 के संविधान की तुलना में छोटा संविधान है। बहुत से विद्वान फ्रांसीसी संविधान की संक्षिप्तता के कारण इसे अपूर्ण और अस्पष्ट मानते हैं, क्योंकि संविधान के निर्वाचन, कानून, विधायिका के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक सामाजिक परिषद, बहुत से ऐसे उपबंध हैं जो इस संविधान में उल्लिखित नहीं हैं। तीसरी विशेषता है कि प्रस्तावना की महत्ता या प्रस्तावना का महत्व। संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों, जन आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश संविधान की प्रस्तावना में किया है। फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में का महत्व इसलिए भी है कि मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ जैसी
अवधारणाओं का उल्लेख इस संविधान में किया गया है। अगली विशेषता है संकट काल का शिशु। यह ब्रिटेन की संविधान संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है, वहीं फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। वस्तुतः 1946 के जो चतुर्थ गणतंत्र प्रारंभ हुआ उससे एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। बार बार सरकारों का पतन, आर्थिक अवनति, विदेशी संबंधों में गिरावट के बाद इसको संकट काल का शिशु कहा जाने लगा। 1958 में सेना के विद्रोह के पश्चात और ये अनिश्चितताएं और बढ़ने लगी। तत्पश्चात जनरल डी गॉल द्वारा वर्तमान संविधान को अपनाया गया उसको लागू किया गया। अगली विशेषता है कठोर संविधान। संविधान के लचीलेपन या कठोरता से तात्पर्य यह है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। चतुर्थ गणतंत्र की भांति पंचम गणतंत्र का संविधान भी कठोर है। अनुच्छेद 89 में उसके संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस के संविधान में संशोधन के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और संसद के दोनों सदन इसे 60% बहुमत से पारित कर दें तो संशोधन स्वीकृत हो जाता है। दूसरा तरीका भी बताया है दूसरा तरीका है जिसके अनुसार प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अथवा संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तो ये जनमत संग्रह के लिए निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है तथा बहुमत मिलने पर ये संविधान में संशोधन हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही प्रक्रियाएं जटिल हैं, इसलिए इसको फ्रांस के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। अगली विशेषता है लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान। फ्रांसीसी संविधान लोकप्रिय संप्रभुता को महत्व देता है और जनता की संप्रभुता को महत्व देता है और ये उस पर आधारित है। फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा अथवा जनमत संग्रह द्वारा करेगी। स्पष्ट रूप से ये संविधान में उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार ये जनता का दर्पण है, जनता की भावनाओं का दर्पण है, लोक संप्रभुता पर आधारित है। अगली विशेषता है प्रजातंत्रात्मक गणराज्य। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 2 में संविधान के लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वरूप को स्वीकारते हुए फ्रांस को एक अविभाज्य पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक और समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। इस प्रकार संविधान में भी ये वर्णन किया गया है कि इसके गणतंत्री स्वरूप में ना तो कोई संशोधन किया जा सकता है न कोई परिवर्तन किया जा सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित यह संविधान ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकप्रिय सरकार का संचालन करते हैं। संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था समुचित लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करती है, यह प्रसार है। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। फ्रांस के संविधान में या फ्रांसीसी राष्ट्र का कोई स्वयं का कोई पंथ नहीं है, धर्म नहीं है। ये राज्य में संविधान में ये वर्णित है कि राज्य द्वारा घोषित या पोषित पंथ अथवा धर्म नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं, मान्यताओं को अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगा। इस प्रकार ये पंथ निरपेक्ष वाला राज्य है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन तो है, किंतु इनकी संक्षिप्त व्याख्या केवल संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। उसके अलावा इसमें कोई उल्लेखित नहीं किया गया। फिर भी फ्रांस में स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार है, नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के संबंध में राज्य के प्रयासों में वृद्धि, जो असहाय हैं उनके संरक्षण का प्रावधान है, सार्वजनिक निःशुल्क शिक्षा, जाति, धर्म, लिंग भेद आदि किए बिना सबको समान अवसर का अधिकार फ्रांस के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। फ्रांस में मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, ये भी एक उल्लेखनीय बिंदु है। अगली विशेषता है संसदीय और अध्यक्षात्मक
शासन प्रणालियों का समन्वय इस फ्रांसीसी संविधान में देखने को मिलता है। फ्रांस में ना तो भारत और ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, न अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली है, बल्कि पंचम गणराज्य के माध्यम से एक मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। चतुर्थ गणतंत्र की संविधान में जहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, वहीं उसकी दुर्लभता देखते हुए इस ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया है। वर्तमान में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी भी है। राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद की निंदा कर सकती है, हटा सकती है। दूसरी तरफ फ्रांस का राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपाल का नहीं है, वह शक्तियों से युक्त कार्यपाल का है, जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। वस्तुतः ये एक मिश्रित प्रणाली है, जो देश की यानी कि फ्रांस की तात्कालीन आवश्यकताओं परिस्थितियों को देख के स्वीकार की गई है। अगली विशेषता है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्मल विधायिका। जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसद सर्वशक्तिशाली है, अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली है, और फ्रांस में ये व्यवस्था की गई है कि फ्रांस का राष्ट्रपति बहुत अधिक शक्तिशाली है। अनुच्छेद 5 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान और राज्य का संरक्षक है। राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए चुना जाता है, जबकि राष्ट्रीय सभा की जो अवधि है, चुनाव कार्यकाल है, वो 5 वर्ष है। इससे जिसे सबसे पूर्व में भी भंग किया जा सकता है। संसद केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनकी सूची संविधान में दी गई है। वर्तमान में फ्रांस की जो विधायिका के दोनों सदनों की लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के समक्ष ये शक्तियाँ कमज़ोर है। अंतिम बिंदु है अगला बिंदु है राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता। फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ दूसरे देशों की तरह राजनीतिक दलों को संविधानेतर मान्यता नहीं बल्कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होते हैं। तो इसलिए भारत और अमेरिका और इंग्लैंड की तरह यहाँ राजनीतिक दलों की स्थिति संविधानेतर है। फ्रांस में इसमें संविधान में इनका उपबंध किया गया है, संविधान में इनकी व्यवस्था की गई है, संवैधानिक मान्यता दी गई है। और अंतिम जो बिंदु है फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का, वो है संवैधानिक परिषद की स्थापना। पंचम गणराज्य का संविधान एक संवैधानिक परिषद की स्थापना करता है। इस प्रकार की परिषद प्राय अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती है। इस परिषद में 9 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन या जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष पद त्यागते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। यह परिषद चुनाव, जनमत संग्रह, जिसको हम लोक निर्णय कहते हैं, कानून की वैधानिकता की जांच करती है। इसके अतिरिक्त संकट काल से पूर्व राष्ट्रपति के लिए भी यह आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले, सलाह करें। चुनावों के निरीक्षण की व्यवस्था, निरीक्षण परिणामों की घोषणा भी यही परिषद करती है। कुछ परिस्थितियों में परिषद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। इन शक्तियों से सशक्त परिषद की व्यवस्था फ्रांस में की गई है। इसलिए कई बार इस परिषद को सदन का तीसरा सदन भी कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषता है कि फ्रांस संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से युक्त एक संवैधानिक व्यवस्था है। यहाँ के जो मोंटेस्क्यू जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, उससे ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में शक्ति पृथक्करण तो देखने को मिलता है, लेकिन इनमें उचित संतुलन दिखाई नहीं देता है। फिर भी संक्षिप्त में हम फ्रांस के संविधान की हम एक उचित संविधान व्यवस्था वाला देश मानते हैं। धन्यवाद।